रहे हैं रियल नंबर्स का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए जी, अब इसको समझते हैं ये क्या है। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक आपका काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए जी, पहले ये समझते हैं ये है क्या। यूक्लिड इज नथिंग बट नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। डिवीजन मतलब डिवीजन से रिलेटेड कुछ चीज, किसी चीज के बारे में बात हो रही होगी। एक नया वर्ड आया है दैट इज लेमा। अब ये समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा इज नथिंग but an already proven statement, एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव की गई है and used to prove other statements। वो स्टेटमेंट जो पहले से हमने प्रूव की हुई है और अब इस स्टेटमेंट को यूज करके, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम और दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको यूज करके आप किसी नई चीज को प्रूव करोगे, उस चीज को लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा था क्या। इट्स नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन जो अभी तक हम कर रहे थे, जो डिवीजन कर रहे थे, बस उसी को हमने नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान से सुनेंगे क्या है। अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, इफ देयर आर टू इंटीजर्स, इफ देयर आर टू इंटीजर्स a and b, then there exist, क्या एग्जिस्ट करता है, Q and R such that। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि सपोज आपके पास दो इंटीजर्स है A और B। अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं A and B, अब ये जो A and B इंटीजर होंगे ये कैसे हो सकते हैं। इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। Then these are positive integers. If let's take two positive integers a and b such that then there exists q and r such that, कैसे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a is equals to bq plus r। चलिए, a b q r, अगर आपने इसको इस फॉर्म में नहीं पढ़ा तो आपने इसको एक अलग तरीके से पढ़ा है क्या, पर पढ़ा सकते हैं। डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, वो है जो हम बचपन से डिवीजन करते आ रहे हैं। उस डिवीजन में एक डिविडेंड होता था। डिविडेंड मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। सपोज अगर मैं कहूं डिवाइड 27 by 4, 27 को 4 से डिवाइड करो, then what will be our dividend, 27 will be our dividend। ठीक है जी। डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो what will be your quotient। क्वोशिएंट क्या होता था, जो आंसर आता था फाइनल, उसको हम क्वोशिएंट कह देते थे। क्या 27 4 के टेबल में 4 से पूरा तो नहीं कटता। 6 4s are 24, 6 4s are 24 मतलब 6 is our quotient। बचा क्या, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो your remainder is 1। तो it is nothing but A is your dividend, B is your divisor, Q is your quotient and R is your remainder। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है,
ठीक है, वो आप उसको डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा। हम हमेशा क्वेश्चन कैसा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं 27 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, आपको पता है आप हमेशा 27 के पास वाला नंबर ढूंढते हैं, 27 के पास वाला या 27 ही हो जाए। चलिए 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 बड़ा हो जाता है तो हम वो डिवाइड नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, या तो 27 बने या 27 से छोटा बने। चलिए जी, तो बन क्या गया, व्हाट इज आवर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3, सॉरी रिमाइंडर इज 3, हमारा रिमाइंडर आ गया 3। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रिमाइंडर है, अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, लेट्स टेक 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है जी। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया 24, रिमाइंडर आ गया 1। मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। लेट्स टेक 26, 4 से डिवाइड करोगे 24, रिमाइंडर क्या आ गया 2। 27 को करके देखिए, लेट्स टेक 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, 0 आएगा। तो अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या क्या ऑप्शंस बन सकती हैं रिमाइंडर की, ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब अगर मेरा b है, if my divisor is 4, then if divisor is equals to 4, or I say if b is equals to 4, then your remainder can be 0, 1, 2, 3। क्या कभी आपका रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। योर रिमाइंडर कैन नेवर बी इक्वल टू डिवाइजर, या उससे बड़ा भी नहीं हो सकता। तो हम क्या मैं ये कह दूं, योर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बी। योर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी। आपका रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा, पर आपका रिमाइंडर किससे बड़ा या किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर। क्या ये कंडीशन हर केस में सेटिस्फाई करेगी, किसी भी केस में देख लो, किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा डिवाइजर बड़ा होगा। रिमाइंडर विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहले केस में रिमाइंडर 0 आया, दूसरे केस में 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 0 से, या किसके बराबर है, 0 के, या रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होगा, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ये कैसे लिखा, कंबाइन कर दिया, कैसे कंबाइन किया, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, तो मैं एक साथ लिख लेती हूँ, लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। बट अगर मैं कह रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। आप मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, इट कैन बी 100, 200, 300। इसका मतलब ग्रेटर देन की तो कोई लिमिट नहीं है, कहाँ कैसे मैंने उसको लिमिट में बांधना है। बट r इज ऑलवेज लेस देन b। रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, पर किससे छोटा होगा, आपने उसको एक जगह दे दी कि यहां से बड़ा पर यहां से छोटा। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख दिया, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b। तो अब ध्यान से देखेंगे, a इज नथिंग बट, कंफ्यूज नहीं होना है कि a b q r क्या है। a इज नथिंग बट डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। एंड एक और कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट r इज ऑलवेज लेस देन b। तो इस चीज को हम कह देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस थिंग इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगेन व्हाट इज लेमा? Lemma is already proved statement, एक statement which is already proven. You are using that statement to prove other statements. It's an already proven statement which is used to prove other statements. ये था हमारा Euclid division lemma. A is equals to BQ plus R.
ए पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, क्यू और आर क्या होंगे, क्यू कुछ भी हो सकता है, बट किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आर के ऊपर, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट आर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ये आपको बेसिक पता है, बस हमने उसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है बट वी हैव रिटन इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ये आप नोट कर लेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम कहां पे आएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये देखिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता चल गया। अब नेक्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है जी। यूक्लिड ने एक डिवीजन का एल्गोरिथम भी बनाया। अब ठीक है, यूक्लिड पता है क्या है, डिवीजन पता है क्या है, एल्गोरिथम पता है क्या है, जिसको पता है गुड, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज नथिंग बट दीज आर सीरीज ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स है which are used, एल्गोरिथम मतलब सिंपल भाषा में, सपोज आपको एक रिजल्ट चाहिए, आपको कुछ चीज बनानी है, वो चीज बनाने के लिए there are few steps which you have to follow, there are few steps जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उस चीज को हम एल्गोरिथम बोल देते हैं। एल्गोरिथम इज नथिंग बट a series of steps which, या एक प्रोसीजर है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सीरीज ऑफ स्टेप्स which are used to solve any problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे उसको एल्गोरिथम कह देते हैं। सपोज आपको HCF निकालना है, हमने HCF सबने सीखा हुआ है, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता था, पहला स्टेप था जो आपका नंबर है उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ, सपोज HCF निकालेंगे दो नंबर्स का, तो व्हाट वाज द प्रोसेस, सबको याद है। प्रोसेस ये था कि आप उस नंबर को दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर दोनों में कॉमन है, कॉमन पहले ढूंढेंगे, उसके बाद कॉमन में सबसे छोटी पावर वाला जो है वो लेंगे। यही था। ये क्या है बेसिकली, दीज आर स्टेप्स HCF निकालने के। दिस इज नथिंग बट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स which are used to solve any problem, that is algorithm। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो थी वो किस लिए यूज हुई, वो यूज हुई टू फाइंड HCF ऑफ नंबर्स, HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो क्यों यूज हुआ, वो यूज हुआ दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर का HCF निकालने के लिए। तो अगर आपको HCF निकालना है, अभी तक हमने HCF निकालने का एक तरीका सीखा है, दैट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF निकाल रहे थे। दिस इज वन डिफरेंट मेथड टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। ये मोस्टली तब यूज होता है जब आपके नंबर्स बहुत बड़े हों। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो बहुत इजी, पर अगर कभी-कभी नंबर्स बहुत बड़े आ गए और सपोज आपका जो प्राइम फैक्टर निकल रहा है वो 53 निकल रहा है, कोई नंबर 53 से डिवाइड हो रहा है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ढंग से पता हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, चलिए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तब मैं आपको बताऊंगी कि इस मेथड का रेलेवेंस क्या है, ये क्यों यूज हुआ। क्योंकि बड़े-बड़े नंबर्स थे जिनका फैक्टराइजेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने यूज किया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का तरीका। चलिए अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस
बाय विच एल्गोरिथम? यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम। बड़ा सिंपल सा मेथड। सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप है, लेट्स टेक टू नंबर्स a एंड b, जिसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है? a और b का। पहले स्टेप में मैंने ले लिया a इज ग्रेटर देन b। पहले स्टेप में मैंने ले लिया कि जो दो नंबर्स हैं, मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए a एंड b, जिसमें a जो है वो b से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप, लेट्स टेक a and b and b, a is greater than b. Now use यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को EDA लिख रही हूँ। नाउ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन a एंड b। मैंने क्या किया, a और b पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा लिया। व्हाट वाज यूक्लिड डिवीजन लेमा? a is equals to bq plus r। कुछ नहीं करना आपको सिर्फ बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर देना है। हम ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आई एम फाइंडिंग HCF ऑफ 60 एंड फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 108। मैं किसका HCF निकाल रही हूँ? 60 एंड 108 का HCF निकाल रहे हैं। यहाँ मैं प्रोसेस लिखती रहूंगी और यहाँ पे हम साइड बाय साइड उसको सॉल्व करते रहेंगे। मैंने क्या बोला? Let's take a and b. A is greater than b. Let's take a and b. Positive integers होंगे ये, हमेशा याद रखना। a and b are always positive integers। हमने क्या किया? Now use Euclid's division lemma on a and b. a is equals to bq plus r। हमेशा r is always greater than equal to 0, but r is always less than b। ठीक है जी? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ। चलिए जी यूज करते हैं। 108 is greater than 60। use Euclid division lemma on 108 and 60। तो 108 क्योंकि बड़ा है तो ये बन जाएगा मेरा A, और 60 क्योंकि छोटा है ये बन जाएगा मेरा B। तो मैंने क्या किया? 108 is equals to, यही तो करना है, डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। 108 डिवाइडेड बाय 60, जिसको नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स 60, आंसर आ गया 48। 48 is your remainder, 48 is your remainder and 1 is your quotient। ठीक है जी? तो मैंने क्या किया? b, यही तो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, b into quotient is 1 plus remainder is 48। क्लियर है जी यहाँ तक? तो फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था? उन दो नंबर्स पे यू विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में is r equal to 0? दो ही चीजें होंगी, या तो जब मैं एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करूंगी, या तो रिमाइंडर पहली बार 0 आ जाएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो दो बातें होंगी। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यस, इफ आई से रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, पहले केस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो क्या होता? ध्यान से देखिए। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन B is the HCF of A and B। अगर मैं डिवाइड करती और पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आ जाता तो आपका जो B है वो क्या बन जाता? इसका HCF बन जाता। B क्या बन जाता? इसका HCF बन जाता। चलिए जी, तो फर्स्ट केस था, डिवाइड किया, चेक किया क्या रिमाइंडर 0 है? यस है। तो B क्या बन गया आपका? ऑटोमेटिकली B is your HC। अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं नो, क्या R इक्वल टू 0 है? नहीं जी, R 0 नहीं आया। R फिर से क्या आ गया? R मेरा आ गया नॉन जीरो। R आ गया एनी अदर नंबर एक्सेप्ट
यूक्लिड्स डिविजन लेमा ऑन, किस पे अप्लाई करना है यूक्लिड डिविजन लेमा? अब ध्यान से सुनेंगे। यू विल अप्लाई यूक्लिड डिविजन लेमा ऑन बी एंड योर रिमाइंडर। किस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिविजन लेमा? योर बी एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में यू विल अप्लाई यूक्लिड डिविजन लेमा ऑन बी एंड रिमाइंडर। तो अब केस में क्या हो जाएगा? जो a था वो b बन जाएगा। जहां आप a में जो वैल्यू पुट कर रहे थे वहां पे आप b की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो b है b की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे। हमेशा याद रखना, क्योंकि b डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होता है। डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, इसीलिए a बन गया b और b बन गया r। चलिए जी, वो नहीं समझ आया, यहाँ पे आते हैं। मैंने डिवाइड किया 108 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 1 प्लस 48। रिमाइंडर 0 आया। नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो क्या हम छोड़ सकते हैं? नहीं। मैंने क्या बोला, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपको यूक्लिड डिविजन लेमा किस किस पे अप्लाई करना है? b पे और r। we will apply Euclid's division lemma on 60, which is our b, and 48. 48 is nothing but our remainder. चलिए जी करते हैं। इसका मतलब b की जगह, b किसकी जगह आ जाएगा? a की जगह, और r किसकी जगह आ जाएगा? b की जगह। तो 108 की जगह 108 की जगह we will write 60, and instead of 48 of 60 we will write 48. अब हमारा वो केस बन गया, a बन गया 60, b बन गया 48। मतलब अब आपको 60 को डिवाइड करना है 48 से। चलिए जी डिवाइड करते हैं। 48 1 जा 48, योर रिमाइंडर विल बी 12। मैं लिख लेती हूँ 48 into 1 plus 12। अगेन क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। आपको सिर्फ तब रुकना है जब रिमाइंडर 0 आएगा। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन किस पे, लेमा किस पे अप्लाई करेंगे? मैंने क्या बोला था? b पे और r पे। we will apply Euclid's division lemma on 48 and 12 करके देखते हैं। मतलब 48 बन जाएगा हमारा a और 12 बन जाएगा हमारा b। 48 था हमारा b और 12 था हमारा रिमाइंडर। पर जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे यूज करेंगे? 48 और 12 पे। तो 48 a की जगह ले लेगा और 12 जो है वो डिवाइजर की जगह ले लेगा। 12 पूरा टेबल में आ जाता है। 12 4 जा 48। आंसर क्या आ गया? 0। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे आ जाओ। जब रिमाइंडर 0 था, मैंने बोला इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो HCF क्या बना? b। b इज नथिंग बट डिवाइजर। b इज नथिंग बट डिवाइजर। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बन गया, उस स्टेप का डिवाइजर विल बी योर आंसर। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बन गया, उस स्टेप का डिवाइजर विल बी योर आंसर। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF of 108 and 64 is 12। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस उतनी इजीली। अभी तो कुछ बच्चों को तो डिवीजन करने में भी दिक्कत आएगी, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो क्योंकि इसमें इतने सिंपल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है कि फाइंड HCF of 60 and 180। नंबर्स काफी बड़े आते हैं, उसके लिए आपको अच्छी तरह से डिवीजन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ये एक तरीका है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम जो एक बार बन गया। आपको सिर्फ ये एल्गोरिथम याद रखना है। और कितना मुश्किल है ये एल्गोरिथम याद रखना, शायद कुछ लोगों को तो अभी समझ भी आ चुका होगा, और इसके बाद क्वेश्चंस करना में दिक्कत भी नहीं आएगी कि है क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पर दिक्कत तब आती है जब आप कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं, गलतियां होती हैं, आंसर फिर एंड में गलत आते हैं, फिर हम परेशान होंगे कि आंसर सही नहीं आ रहा,
प्रैक्टिस नहीं है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जितना भी आप कर सके। कंसेप्ट्स बहुत कम होने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत लगेगी, तो आप इसको नोट करेंगे और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिविजन लेवल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये करने से पहले हम दो नए वर्ड्स नहीं, ऑब्वियसली आपने ये चीजें पहले पढ़ी है पर मैं रिवाइज करवा रही हूँ। दो चीजें जिन वर्ड्स का आपको अच्छी तरह से मतलब पता होना चाहिए, दोज आर, नंबर वन इज कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज, आपको समझ आ गया होगा, कॉम्पोजिट के साथ हमेशा प्राइम नंबर चलते हैं, या तो नंबर कॉम्पोजिट होंगे या प्राइम होंगे। जैसे या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, उसमें आप होल नंबर और नेचुरल नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते कि अच्छा या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा या होल होगा या नेचुरल होगा, नहीं, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमने या तो इवन या ऑड बनाया हुआ है। वैसे ही जितने भी नंबर्स हैं या तो वो इवन है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे या वो नंबर्स कॉम्पोजिट होंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आप में से सबको ही पता होगा व्हाट आर कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, आपको फैक्टराइज पता है कि किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए सपोज आई हैव नंबर 12। नंबर को फैक्टर निकालने का मतलब, फैक्टर इज नथिंग बट द नंबर which can divide the given number, which can divide the given number। कभी कोई बोले what are factors of this number, तो factor is nothing but वो नंबर जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर जो किसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 को। चलिए जी, अगर 12 को कोई डिवाइड करेगा तो उससे छोटे नंबर्स ही होंगे। पहली बात, factors are always less than the given numbers। Factors are always less than the given number। पहली चीज तो ये, जो आपको नंबर दिया है फैक्टर हमेशा उससे छोटा ही होगा। फैक्टर मतलब कितने टुकड़ों में आप बांट सकते हो। क्या आप 12 के 12 से ज्यादा टुकड़े कर सकते हो? होल में नहीं कर सकते, तो वो 12 ही रहेगा। चलिए 12 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं? 1 इज अ नंबर व्हिच कैन डिवाइड एवरी नंबर। जितने भी नंबर्स हैं 1 हर किसी को डिवाइड करता है, तो 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका फैक्टर होता ही होता है। 12 क्योंकि इवन है तो 2 होगा, 3 से चला जाता है, 4 है, 6 है एंड 12 है। हमेशा किसी भी नंबर के एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स एटलीस्ट। हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हमने प्राइम नंबर्स देख लिए, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर को। चलिए अब हम कुछ प्राइम नंबर्स देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। वी विल स्टार्ट विद 1। चलिए इज 1 अ प्राइम नंबर और नॉट? बहुत सारे बच्चों को लगेगा प्राइम 1 इज अ प्राइम नंबर, बट इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही गिवन है, हर एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 1 पे आते हैं, 1 के कितने फैक्टर हैं?
एक तो हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है, एड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा कौन सा है 1। क्या ये 1 और 1 डिफरेंट है? नहीं, 1 और 1 तो सेम ही है। तो 1 का एग्जैक्टली कितना फैक्टर हुआ? 1। 1 हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर, इसीलिए 1 को ना हम कॉम्पोजिट बोलते हैं ना हम प्राइम बोलते हैं। चलिए जी, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे जहां पे हम अपना नाम लिखते हैं वहां पे लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जहां पे हमसे पूछा जाएगा एंड बहुत सारे बच्चे फिर से गलती करेंगे, चाहे आप लिख भी लें, क्योंकि आप उस चीज को देखोगे नहीं। तो प्लीज इसको हमेशा अपने दिमाग में रखें, 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए जी, अब उसके बाद प्राइम नंबर वो जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 पे आते हैं। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 का पहला फैक्टर इज 1, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता ही होता है, और दूसरा 2 का फैक्टर क्या है? 2 का दूसरा फैक्टर है 2, तो इसका मतलब 2 के भी कितने एग्जैक्टली फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स व्हिच इज 1 एंड 2। फिर आता है 3 पे, 3 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1, एक तो 3। फिर 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 का एक तो 1, और 4 तो हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, पर 4 तो 2 से भी डिविजिबल है, देन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन 5 is also a prime number, 6 is not a prime number, 7 is prime, 8 is prime, 8 is not a prime, 9 is not a prime, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39 भी है, 41 नहीं 43, उसके बाद है 47। तो these are prime numbers till 50. These are prime numbers till 50. चलिए अब देखते हैं number having exactly 2 factors are prime numbers. What are composite numbers? Composite numbers, those numbers which have more than 2 factors. Those numbers which have more than 2 factors, जिन भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कह देते हैं composite. Those numbers having more than 2 factors are known as composite number. चलिए अब देखते हैं ये जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में 2 is the only even, 2 is the only even prime number. 2 अकेला even prime number है, 2 अकेला even prime number है। क्वेश्चन आता है which is the smallest prime number? 2 is the smallest prime number. Which is the smallest या which is the only even prime number? 2 is the only even prime number. Which is the smallest? 3 is the smallest odd prime number. 3 is the smallest odd prime number. 3 is the smallest odd prime number. 2 is the only even prime number. 2 only even prime number क्यों है? क्योंकि बाकी जितने भी even numbers हैं 2 से बड़े, वो हर एक नंबर 2 से तो डिविजिबल है ही है, कम से कम 2 से डिविजिबल है, बाकी और काफी सारे नंबर से भी वो डिविजिबल हो सकता है। तो 2 is the only even prime number. चलिए ये लिस्ट में अगर कोई नंबर मिस हुआ हो तो आप उसको ऐड करेंगे, तो अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो ये था प्राइम नंबर्स के बारे में, और वो था कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आपको ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट अच्छी तरह से याद होनी चाहिए टिल 50। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर को डिवाइड करना विद प्राइम नंबर्स। उसके लिए आपको प्राइम नंबर्स अच्छी तरह से आने चाहिए एटलीस्ट टिल 50। तो आप ये लिस्ट देख लेंगे, इस लिस्ट में हमने 2 to 50 लिखे हुए हैं। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो आप वो लिख सकते हैं, पर एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 39 नहीं है, 41 हमने मिस किया है। तो दिस इज लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स टिल 50। चलिए, हमने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्यों पढ़ा वो हमने पढ़ा फॉर दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी जो बुक में डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी और आपको लिखनी भी पड़ेगी, मैं एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिख रही हूँ, बट आपको समझा के बताऊंगी उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मतलब क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम बोलता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कौन से नंबर्स, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of prime numbers। every composite number, हर composite number को आप कैसे लिख सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो, you can factorize it as product of prime, and this factorization, ये जो फैक्टराइजेशन है इसकी इज यूनिक है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order, except for the order in which these factors occur। चलिए, अब ये डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन कह क्या रही है। तो उसके लिए आप प्लीज ये सब प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर जल्दी से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए, पहली लाइन में कह रहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकले, ठीक है जी। तो कहता है हर कॉम्पोजिट नंबर को आप तोड़ सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और चाहे मैं लिख लूं कैन बी फैक्टराइज्ड एज। एक्सप्रेस्ड की जगह यू कैन राइट इट एज फैक्टराइज्ड। तो कहता हर कॉम्पोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, लेट्स टेक 24। 24 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, चलो वो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं जो हमने पहले सीखी थी। याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है टू डिवाइड एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या किसी भी नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना। आप 24 डिवाइड 2 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 24 से भी हो रहा है, पर आप सिर्फ कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे इसमें, ओनली प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल, आ गया 12, 2 से डिविजिबल है, आ गया 6, 2 से डिविजिबल है, 3। काम आसान करने के लिए 6 से मत डिवाइड कर देना या एकदम से 12 से मत डिवाइड कर देना, बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी भी नंबर को किस तरीके से तोड़ना, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 24 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 2, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। इसका मतलब 24 को मैंने कैसे तोड़ा, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो क्या पहली लाइन सही हो गई? बिल्कुल सही हो गई। हर कॉम्पोजिट नंबर, 24 is a composite number. हर composite number, every composite number can be expressed or factorized as product of prime. 2 is nothing but prime number, 3 is nothing but prime number. अब 24 को 2 कितनी बार अकर कर रहा है? 3 बार। तो क्या मैं 2 को पावर 3 लिख लूं? 2 raised to power 3। 2 को 3 बार लिखने से बेटर है मैं 2 की पावर 3 लिख लेती हूँ, वही तो मतलब हुआ। 2 को मैं 10 बार लिखूं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2,
यूनिक का मतलब कोई भी ऐसा कॉम्पोजिट नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसकी फैक्टराइजेशन ये बनेगी। तो ओनली 24 विल हैव द फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 into 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इट कैन बी रिटन एज 3 into 2 की पावर 3। चाहे मैं 2 की पावर 3 पहले लिख लूं, चाहे मैं 2 की पावर 3 बाद में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मल्टीप्लिकेशन में याद है a into b is equals to b into a। चाहे आप 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं जी, बिल्कुल। हमने क्या किया, 2 की पावर 3 into 3 को लिखने हैं, मैंने लिख लिया 3 into 2 की पावर 3। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। समझ आ गया कि इसके सिवाय कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा 24 के सिवाय जिसकी एग्जैक्टली ये फैक्टराइजेशन बनेगी। 2 की पावर 3 into 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा आप 4 बार कर लो और चारों बार आंसर डिफरेंट आए। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज फैक्टर्स अकर। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज फैक्टर्स अकर मतलब ये वाली बात बोल रहा है। कहता चाहे आप लिख लो 2 की पावर 3 into 3, चाहे आप लिख लो 3 into 2 की पावर 3। ऑर्डर का मतलब चाहे आप 2 को पहले लिखो, चाहे 3 को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिंपल सी चीज है। इन शॉर्ट दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको ये बता रही है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर आप हर सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ोगे तो हर नंबर प्राइम निकलेगा। आप करके देख लो, आप किसी भी नंबर के लिए ये कर सकते हो, हर नंबर प्राइम निकलेगा। चेक करते हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ 56 को ब्रेक करते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 56 को ब्रेक 2 4 8 2 14 2 7 7 1। 54 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2 into 7। अब ध्यान से देखेंगे 2 प्राइम है या नहीं, हाँ जी। 7 प्राइम है या नहीं, हाँ जी। ये बन गया 2 की पावर 3 into 7। तो 56 है तो कॉम्पोजिट, पर जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये काफी बार यूज होने वाला है, काफी जगह ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ के अपनी नोटबुक्स में अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे ताकि आप इस चीज को कभी भी ना भूलें। चलिए, इस थ्योरम के बेसिस पे, फंडामेंटल थ्योरम के बेसिस पे आप एक चीज डिड्यूस कर सकते हो। क्या डिड्यूस कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार यूज होगी। कह रहा है सपोज a divides, a is a number, a कोई भी नंबर है, a divides p square। a किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। p स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं है, p into p। a किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और उस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p into p। जैसे 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 3, तो p स्क्वायर इज नथिंग बट 9। तो कहता अगर a जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ a divides p square then a will also divide p। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्या बोला मैंने? अगर a कोई नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। p स्क्वायर का मतलब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इफ a divide p square then a will also divide p। अब जो a है हमारा वो कैसा नंबर है, where a is a prime number। a कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता था, कॉम्पोजिट भी हो सकता था, पर हमने a को क्या लेना है, a is a prime number। अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करता है जो दो सेम नंबर से मिलके बना हुआ है, then a will also divide p and your a is a prime number। Let's take an example। सपोज मैं a ले लेती हूँ, कोई भी प्राइम नंबर ले लो 7। p स्क्वायर का मतलब दो नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है।
में ले लेती हूँ, अगर आपको स्क्वायर्स करने हैं, लेट्स टेक 6 into 6, ये बन गया p स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बन गया। क्या a 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है? 6 ना 36 नहीं करता, तो वो a भी p को डिवाइड नहीं करेगा। पर अगर मैं कहूँ if a is a composite number 7, प्राइम नंबर 7, और अगर ये 49 को, 49 is nothing but p स्क्वायर, कैसे? 7 into 7, अगर 49/7 मतलब p स्क्वायर बाय a, क्या ये डिवाइड हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये p को भी डिवाइड करेगा? p क्या था? अगर p स्क्वायर 49 था तो आपका p क्या होगा? ऑब्वियसली 7 होगा। तो क्या 7/7 आंसर आ गया, डिवाइड हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। आप ये किसी भी नंबर के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए जी, एक और नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। लेट्स टेक, लेट a is 3, प्राइम नंबर लेना था a को, हाँ जी ले लिया, a is 3, मैंने p स्क्वायर ले लिया 81। ध्यान रखेंगे p स्क्वायर इज 81, 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 9 का स्क्वायर, इसका मतलब p क्या बन गया मेरा? 9। तो अगर क्या 81/3 क्या ये डिवाइड करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है, 27 से। ये तो p स्क्वायर था 81, क्या ये p को भी डिवाइड करेगा? p/3, p is nothing but 9, 9/3, 3 हमेशा डिवाइड करेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको बोला जाए एनी कॉम्पोजिट नंबर, लेट्स से देयर इज अ कॉम्पोजिट नंबर a, वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। p स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। p पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो इवन होना, वो कॉम्पोजिट होना चाहिए या प्राइम होना चाहिए, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन किस पे है? a पे है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है। तो ये हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही हमने ये कंक्लूड किया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होंगे, आपकी एनसीईआरटी के लिए भी, प्लस आपके ओलंपियाड्स या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑल्दो आपने बहुत बार किया हुआ है, बट जो लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये हैं क्वेश्चंस और आते भी हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अदरवाइज आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है। एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ यू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम by prime factorization। सपोज एक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। लेट्स टेक अ नंबर, मैं दो नंबर्स ले लेती हूँ। पहला हम कर रहे हैं फाइंड एचसीएफ, दो नंबर्स ले लेते हैं। A is let's say 12 और B को हम ले लेते हैं 16। याद रखना, पहले मैं HCF बता देती हूँ क्या है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको फैक्टर के बारे में बता दिया था। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। सिर्फ ये बोला हुआ है ये दो नंबर्स हैं, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा? कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा? चलिए सिंपल सी भाषा में, जो हमको टेबल्स आता है। सपोज नंबर दिया हुआ है 12 और 8। 12 और 8 को अगर मैं देखूं, 12 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? 1 2 4 6 12। 8 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? 1 2 4 8। अब 12 को डिवाइड करने वाले ये नंबर्स हैं, 8 को डिवाइड करने वाले ये नंबर्स हैं। अगर मैं पूछूं 12 का हाईएस्ट फैक्टर 12 है, 8 का हाईएस्ट फैक्टर 8 है, पर अगर मैं पूछूं दोनों का कॉमन हाईएस्ट, कॉमन हाईएस्ट का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। चलिए जी पहले देखना शुरू करते हैं
उसके बाद 4 4। तो क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ गए? कॉमन फैक्टर निकल गए 1 2 एंड 4। बट आपको कौन सा कॉमन चाहिए? 4। कौन सा कॉमन चाहिए? हाईएस्ट वाला। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। पर फैक्टर है तो याद रखना HCF will always be less than the original number, क्योंकि फैक्टर हमेशा नंबर से कम ही होते हैं या उसके बराबर होते हैं, कभी नंबर से बड़े नहीं होंगे, ये चीज याद रखें। तो जो आपका HCF है वो हमेशा 12 और 8 का HCF 4 आया। कॉमन कौन से है दोनों में? पर कॉमन में भी कौन से कॉमन? सबसे बड़ा कॉमन, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए अब हम करते हैं A is 12 B is 16। हम क्या करते हैं? A की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 6 2 3 3 1। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इट कैन बी रिटन एज 8 2 4 2। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2। चलो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिख लूं, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 into 3, और 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। अब याद रखना जब भी हम HCF निकालते हैं तो क्या क्या कंसिडर करना होता है? HCF में हमेशा पहले कॉमन निकलता है जो दोनों में हो। क्या चीज देखेंगे? वो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है? दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन इन बोथ नंबर्स। कौन से फैक्टर्स लेने? दोज फैक्टर्स which are common in both ध्यान से देखेंगे कौन कौन से कॉमन है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। क्या 3 है? नहीं है। यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे नहीं है, तो क्या आप 3 को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। जो कॉमन नहीं है उसको कंसिडर नहीं करना, जो कॉमन है सिर्फ उसको करना है। अच्छा यहाँ पे मेरे को 2 नजर आ गया, यहाँ पे भी आपको 2 नजर आ गया, पर अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो आप कौन सा लेंगे? 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2? छोटा वाला लेना है जो दोनों में कॉमन हो। कैसे? यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 into 2 की पावर 2। तो कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है। यहाँ पे पावर 4 थी, ठीक है, यहाँ पे तो 4 था, पर क्या यहाँ पे 4 था? नहीं। तो आप हमेशा छोटा वाला लेंगे। पहले कॉमन ढूंढना, कॉमन के बाद भी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो कॉमन नहीं है उसको पहले ही निकालो। अब कॉमन निकालने के बाद भी दोनों में से जो छोटा है वो कंसिडर करेंगे। तो HCF क्या आ गया फिर? HCF ऑफ 12 and 16 is 2 की पावर 2 which is 4। 12 और 16 का जो HCF आ गया वो आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 is nothing but 4। तो ये था HCF निकालने का तरीका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे which is LCM, which is LCM। अभी देखते हैं LCM क्या होता है। LCM ऑफ अगेन इन्हीं दो कर लेते हैं 12 and 16। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है, सपोज मैं कह रही हूं मल्टीपल्स ऑफ 4। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में है। मल्टीपल की बात करते हैं हम। मल्टीपल का मतलब जैसे मैं लिख रही हूं मल्टीपल्स ऑफ 4, those numbers which occur in table of 4, जो 4 के टेबल में आते हैं, और numbers which can be divided by 4 exactly, which can exactly be divided by 4, or numbers exactly divisible by 4, those numbers which are exactly divisible by
मल्टीपल है तो उस 4 के टेबल में आएगा, और 4 का टेबल देख लो, 4 1 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड सो ऑन। यही है 4 का टेबल। क्या कोई भी मल्टीपल 4 से छोटा है? नहीं। तो जैसे फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। अगर मल्टीपल नंबर से बड़े हैं तो 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20 24, ठीक है जी। नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब जो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा ही आएगा, कभी भी मल्टीपल नंबर से छोटा नहीं हो सकता। इन दोनों का मल्टीपल हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16, तो मल्टीपल हमेशा विल बी ग्रेटर देन 16, ये चीज याद रखना। चलिए अब मल्टीपल निकालने का तरीका क्या है? अगेन यही प्रोसेस है, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहां तक सेम है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकला 2 की पावर 2 into 3, और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकला 2 की पावर 4। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी दोनों की। अब नेक्स्ट स्टेप में चेंज आता है। चेंज क्या आता है? जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन क्या है? 2 और 4, 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो अब कौन सा लेंगे, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4? हमेशा याद रखना 2 की पावर 4, बड़ा वाला पावर लेंगे। जो कॉमन है उसमें से छोटा वाला पावर कंसीडर होगा या बड़ा वाला? बड़ा वाला पावर कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर छोटा आना था इसलिए मैंने पावर छोटी वाली ली, क्योंकि मल्टीपल में आंसर बड़ा आना था इसलिए मैंने पावर बड़ी वाली ली। जिसको याद नहीं रहता वो इस तरीके से याद कर सकता है। अब एलसीएम बड़ा आना होता है तो मैं 3 को भी कभी छोड़ नहीं सकती। तो जो कॉमन नहीं है, पहली चीज, दोज फैक्टर्स व्हिच आर कॉमन in both the prime factorization of numbers, you will consider number with highest power or number with lowest power, number with highest power। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, कौन सा लेंगे? 2 की पावर 4 लेंगे। और उन फैक्टर्स का क्या जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन नहीं था दोनों में तो हमने 3 को छोड़ दिया, 3 को ले आए। पर जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हम 3 को छोड़ेंगे या लेंगे? 3 को लेंगे। फिर रूल रिपीट कर रही हूं, अगर नंबर दोनों में कॉमन है तो कॉमन में छोटी पावर वाला देखेंगे या बड़ी पावर वाला? अगेन बड़ी पावर वाला फॉर एलसीएम। पर उन नंबर्स का क्या जो कॉमन नहीं है, क्या उनको छोड़ देंगे? नहीं, उनको एज सच ले लेंगे। अगर यहाँ पे 3 की पावर 4 भी होता फिर भी आप 3 की पावर 4 ही लेते। तो दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट कॉमन, जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको आप एज सच यूज करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 4 इज नथिंग बट 16 into 3 48। चाहे आप करके देख लो। 12 का टेबल, 12 1 12, 24 36 48, 16 का 16 32 48। सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वो मल्टीपल जो दोनों में है। देखो कुछ मल्टीपल्स ऐसे होते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 3 और 4 का। 3 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24, ये 3 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है। चलो कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों में है। कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है? 12 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 24 कॉमन है दोनों में। अगर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 3 के मल्टीपल में 36 भी आता है, इसका मतलब 36 भी दोनों में आ रहा है। पर आपको कौन सा लेना है? लीस्ट, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हो गया दोनों का? 12, जो दोनों के टेबल में आए पर सबसे छोटा कॉमन निकले दोनों में से। तो यहाँ पे आप वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि सबसे छोटा इसमें से क्या है? 48 है। तो these are the method to find prime factors of numbers। और प्राइम फैक्टर की हेल्प से you can find LCM इस तरीके से और LCF इस तरीके से। ऑल्दो ये सब मेथड्स हमने 6-7 क्लास में हम कर चुके हैं, बट ये रिवीजन था। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, हाउ टू फाइंड
प्राइम फैक्टर्स बहुत इजीली कैसे निकालें और कैसे अपनी कैलकुलेशंस को तेज करें, सिर्फ ये आपको इसमें सीखना है। अदरवाइज मेथड इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी तक आप इतनी चीजें अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स जो अभी थोड़े से हमने स्किप किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो हम विद क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।